वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक्स का। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट 3 है इसका, है ना। और इससे पहले के जो पार्ट है वो हम लोग कवर कर चुके हैं और इससे पहले के चैप्टर्स भी कवर्ड हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, मैं सबका ना लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और हमारी इस चैनल पे हिंदी कवर्ड है, ठीक है। हिंदी देख लेना आप लोग, इंग्लिश और एसएसटी सबके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हमने बना रखे हैं, देखिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक्टिविटी में आप लोगों को क्या बोला गया है, एक्टिविटी में बोला है कि ध्यान से करनी है। पहली बात तो ये है कि होल्ड अ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब को होल्ड करना है विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड टू द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल। मतलब आपको क्या करना है, टोंग से क्या कर, एक मोमबत्ती लेनी है। मोमबत्ती को आप लोगों को किससे पकड़ना है, एक देखो ऐसा करना है कि होल्ड अ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास की ट्यूब लेनी है, ऐसे करके लंबी सी ग्लास की ट्यूब होगी और उसको पकड़ना है टोंग्स से, ऐसे चिमटे से पकड़ना है। और चिमटा जो घर में यूज़ करता है वो नहीं, टोंग्स मतलब अच्छे से ऐसे करके होता है टोंग ना, ऐसे इस टाइप से वो होल्ड कर लेता है। तो उसको अच्छे से होल्ड करिए और ग्लास का जो ट्यूब से आपने लिया था उसको एक तरह से मोमबत्ती के पास लेकर के जाइए। फिर देखिए क्या होता है। तो सब्सटेंस जो कि वेपराइज हो रहा है बर्निंग के टाइम पर, मतलब जो धुआं बन के उड़ता है ना, वो क्या करता है, वही चीज़ फ्लेम देता है। तो फ्लेम यानी कि जो लपट होती है वो कैसे आती है, वो उस चीज़ से आती है जब हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं और जो चीज़ वेपराइज हो रही होती है, मतलब भाप बन के उड़ रही होती है, उसकी वजह से ही लपट आती है, फ्लेम आती है। एग्जाम्पल के लिए जो केरोसिन ऑयल होता है, मॉल्टन वैक्स और मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज। तो जो केरोसिन ऑयल है ना, उसको आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे लौ बन के उसकी उड़ती है। और जो वैक्स है, ये जो मोमबत्ती होती है, इसमें वैक्स ही तो जल रही होती है और इसमें क्या बनती है, फ्लेम बनती है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल जो होता है, कोयला जो होता है ना, कोल हो गया, चारकोल हो गया, उसमें क्या होता है कि फ्लेम नहीं बनती है क्योंकि कोई चीज़ वेपराइज नहीं हो रही होती है। फ्लेम कब बनती है, आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फ्लेम कब फॉर्म होती है, तो फ्लेम तभी फॉर्म होती है जब वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो वेपराइज नहीं होता तो फ्लेम नहीं बनती है। जैसे कि एक्टिविटी 6.6 में, कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। तो जो इसमें कुछ वेपराइज हो रहा है ना, इसलिए फ्लेम हमारी प्रोड्यूस हो रही होती है। जब कैंडल फ्लेम जो स्टेडी होती है, मतलब कैंडल की फ्लेम एकदम रुकी हुई होती है, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस का मतलब होता है जो चीज़ जल रही होती है, जो जिसमें से रोशनी आ रही होती है। फिर आप लोगों को उसको मतलब मोमबत्ती के पास ना आप लोगों को एक ग्लास की ऐसी रॉड लेकर के जानी है, फिर उसको 10 सेकंड के लिए रखना है और रिमूव कर देना है। आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे धुआं सा उठ रहा है उसमें, है ना, ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। तो एक ब्लैक कलर की ऐसे करके रिंग फॉर्म हो जाती है ना, जब आप कागज़ जलाते हैं, जलाना मत, ठीक है, तो उसके आसपास भी तो ऐसे ऐसे कुछ ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। इट इंडिकेट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो ये जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ये क्या होता है, ये हमें दिखाता है कि जो मोमबत्ती जल रही है ना, उसमें कार्बन के कुछ पार्टिकल्स हैं जो पूरी तरीके से जले नहीं हैं, ये हमें दिखाता है। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर, एक लंबा सा कॉपर वायर लीजिए जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। एक कॉपर के वायर को आप ऐसे करके जला दीजिए। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम्स गेट हॉट। तो क्या होगा कि जो कॉपर का वायर है, ये फ्लेम आप जलाएंगे तो इसके बाहर वाला जो पार्ट है ना आगे का, वो एकदम रेड रेड कलर का हो जाएगा। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। तो जो चीज़ फ्लेम का जो वाला पार्ट नॉन ल्यूमिनस होता है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, काला काला ये वाला नॉन ल्यूमिनस पार्ट है, इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या ज़्यादा होता है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। तो जो ल्यूमिनस नहीं होता है ना नीचे वाला पार्ट, वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होता है। तो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम क्या होता है, जो नॉन ल्यूमिनस होता है पार्ट, वही उसका फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो फ्लेम की सबसे बाहर वाली जो जोन होती है उसमें फूंक मारते हैं विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप से, है ना, फॉर मेकिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ये देखो बाहर वाली साइड ऐसे करके फूंक मार रहे होते हैं। तो डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल हमें बता रखे हैं। ये वाला पार्ट होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है ना, और ये वाला जो पार्ट होता है वो सबसे कम हॉट होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये सबसे कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट होता है। और सबसे मोमबत्ती का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जो ये वाला पार्ट है ये
सबसे कम गर्म होता है। और ये कैंडल की वैक्स है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, तो बाहर की तरफ पूरी तरीके से कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। और इनर मोस्ट जोन जो है अनबर्न्ड वैक्स, बिना जली हुई वैक्स यहाँ पर होती है। तो ये हमें बताया गया है। अब फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल भाई कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को जलाने के लिए, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो फ्यूल के एग्जांपल क्या क्या हो गए, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो जो वुड हो गया, लकड़ी हो गई, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, इसको हम फ्यूल बोलते हैं। और ये वाली जो फिगर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बाहर वाला, ये पूछते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा गर्म होता है। हॉटेस्ट पार्ट जो होता है बाहर वाला होता है, फिर जो बीच वाला होता है मॉडरेटली हॉट, और ये वाला सबसे ज़्यादा कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट। फ्यूल्स क्या होते हैं, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब्सटेंस हम फ्यूल कहते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, तो अच्छा जो सस्ता हो, आराम से मिल जाए, है ना, वो अच्छा फ्यूल होता है। इट बर्न्स ईजिली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट, आराम से मतलब हवा में जल जाए। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, तो ये क्या है, ये गुड फ्यूल की हम लोगों को करेक्टरिस्टिक बताई जा रही हैं। गुड फ्यूल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। गुड फ्यूल कौन सा होता है, जो काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो। तो पॉइंट्स क्या क्या हो गए गुड फ्यूल के, देखो गुड फ्यूल के पॉइंट्स हो गए, रेडिली अवेलेबल मतलब आसानी से अवेलेबल है, चीप है यानी कि सस्ता है, बर्न ईजिली इन एयर, बर्न ईजिली हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, और कोई भी अनडिज़ायरेबल, कोई भी फालतू सब्सटेंस बीच पे मतलब जलने के बाद नहीं छोड़ता। तो ये 5 पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि गुड फ्यूल के क्या करेक्टरिस्टिक हैं। तो देयर आर प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल फ्यूल। आइडियल मतलब सबसे अच्छा फ्यूल ऐसा कोई भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि कोई ना कोई कमियां इन पांचों में से कोई ना कोई कमी सब में है, मतलब पांचों चीज़ें किसी फ्यूल में नहीं मिलती हैं। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, कुछ फ्यूल सस्ते होते हैं, कुछ फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, है ना। और फ्यूल कई टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस यानी कि सीएनजी हो गया, लिक्विड यानी कि पेट्रोल हो गया, सॉलिड यानी कि जो वुड हो गया और चारकोल हो गया। और फ्यूल की एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई फ्यूल कितना अच्छे से जल रहा है और कितनी एनर्जी दे रहा है। आप लोगों से बोला जाए कि वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउल, आज टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउल डंग। आप लोगों को पानी गर्म करने को कहा जा रहा है काउ डंग से या फिर कोयले से या फिर एलपीजी से, तो किससे ज़्यादा अच्छा होगा, तो जिससे सबसे जल्दी वो गर्म हो जाएगा ना, वही ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल होगा। तो मतलब सपोज करिए 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी को इन तीनों में से जो फ्यूल सबसे जल्दी गर्म कर देगा वही सबसे अच्छा फ्यूल होगा। और क्या सारे के सारे फ्यूल सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते हैं, तो नहीं, सारे फ्यूल अलग अलग हीट जनरेट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज नोन एंड इज कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये भी चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg फ्यूल अगर आप लोग कंबस्ट कर रहे हैं या फिर 1 किलो फ्यूल आप जला रहे हैं, उससे कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है वो हम लोगों को पता लगाता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी वो फ्यूल जनरेट करेगा उतनी जल्दी वो पानी को भी गर्म कर देगा, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन अ यूनिट इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg। तो आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किलो जूल पर kg। ये टेबल है, बना सकते हैं आप लोग कि भाई कोल है वो लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल कोल है, लिक्विड फ्यूल केरोसिन है, गैसियस फ्यूल सीएनजी है, और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो काउ डंग है, काउ डंग भी क्या है, सॉलिड है काउ डंग। और फिर उसके बाद जो वुड है, वुड वो भी सॉलिड है। लिक्विड में क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, और उसके बाद डीजल आ जाएगा। नेचुरल गैस में आप यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, है ना, सीएनजी आ गया, एलपीजी आ गया। तो ये सब कैलोरीफिक वैल्यू सबकी दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हमें हाइड्रोजन की देखने को मिलती है। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हमें करके दे देता है। अब देखो आगे, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स।
तो मतलब जब आप फ्यूल जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो कार्बन फ्यूल जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। ये फाइन कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी गंदे पोल्यूटेंट्स होते हैं और काफ़ी रेस्पिरेटरी डिसीज़, मतलब अगर आसपास आप जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हैं, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो वो जो होते हैं छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और बीमारियां हो जाती हैं अस्थमा जैसी, है ना। और ये देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। तो सेंचुरीज से जो है बहुत सारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल होते हैं, बट नाउ क्या है, हम लोग कोयले का और एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। रूरल इलाकों में आज भी जो है केरोसिन का या फिर लकड़ी वगैरह का या काउडंग का इस्तेमाल किया जाता है, पर इन सब के जलाने से क्या होता है, स्मोक जनरेट होता है और उसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो जाती हैं। अब बताया जाता है कि जो इनकम्प्लीट, मगर देखिए अगर फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जलता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो वो क्या छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। CO इसका सिंबल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होती है इनकम्प्लीट कंबशन से। ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। इसलिए कभी भी बंद कमरे में कोयले को नहीं जलाना चाहिए। और कोयले को अगर बंद कमरे में जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उससे जो, अगर कोई बंद कमरा, सपोज करिए सर्दियों का मौसम है और कोई कमरा बंद करके कोयले की अंगीठी जला करके बिल्कुल कमरा बंद करके सो गया, तो वो इंसान मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वो इनहेल करता रहेगा, बेहोशी में की हालत में वो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी कमरा बंद करके पूरी तरीके से नहीं सोना चाहिए। हमेशा कमरे में वेंटिलेशन होनी चाहिए और कोयला जला के तो कभी नहीं सोना चाहिए कमरा बंद करके। वेंटिलेशन का मतलब है हवा होनी, एक खिड़की हमेशा थोड़ी बहुत खुली रहे ताकि कमरे में हवा आती जाती रहे। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कंबशन ऑफ मोर फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर देती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कोयला और ये पेट्रोलियम ये सब जलाते हैं हम लोग, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती है, उससे हमारी धरती गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस रिजल्ट्स among other things in the melting of polar glacier which leads to rise in the sea level causing floods in the coastal regions, coastal areas, low lying coastal areas में even be permanently submerged under water। मतलब क्या हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आप कह सकते हैं हिम पर्वत, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ आप कह लो, तो वो पिघल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और उससे क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई सारे देश डूब जाएंगे आने वाले समय में क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बड़ा ही मतलब ख़तरनाक चीज़ है। इस हम लोग कोयले को, डीजल को बर्न कर रहे हैं तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम लोग कोयले को या फिर फोसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। जब हम डीजल कोयले को जलाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये काफ़ी ज़्यादा सफोगेटिंग होती है ना, कोरोसिव गैस। सफोगेटिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, कोरोसिव मतलब हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको ख़राब कर देती है, जंग ला देती है। मोरओवर जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं वो काफ़ी सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के NO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र जो हैं वो एसिड रेन क्रिएट करती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, जब बारिश के पानी में एसिड्स, जैसे कि कौन कौन से एसिड, 2 एसिड जो कि बारिश के पानी में मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जब बारिश के पानी में मिलते हैं तो हमारी बिल्डिंग्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ताजमहल भी इसकी वजह से पीला पड़ रहा है एसिड रेन की वजह से। तो जो रेन होती है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये एसिड रेन होती है इसकी वजह से। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, हमारी क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मिट्टी के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है। तो जो डीजल पेट्रोल फ्यूल्स हैं इसको हम लोगों को CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये लेस हार्मफुल होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं है, बट लेस हार्मफुल है और क्लीनर फ्यूल है। बाकी इन दोनों फ्यूल से, पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा साफ फ्यूल है CNG और इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड रेन होती है
ऐसी रेन जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मिले होते हैं उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।